सोचो अगर आपका फेवरेट आइडल अचानक 8 साल पीछे आपका स्कूलमेट बन जाए तो। ये कहानी एक डाई हार्ड फैन गर्ल की, जिसे टाइम ट्रैवल का एक अजीब मौका मिलता है। वो पीछे जाती है सिर्फ अपने बायस को मिलने नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने और उसे एक सुपरस्टार बनाने। स्कूल रोमांस, सीक्रेट ट्रेनी स्ट्रगल और एक अल्टीमेट मिशन। किस्मत बदलेगी या गेम पलट जाएगा? देखिए साल का सबसे मजेदार ड्रामा गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट लव स्टोरी। कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड एनी से, जो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है और अपने फेवरेट आइडल हैंजे के लाइव कॉन्सर्ट का वेट कर रही है। कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा मेन लीड हैंजे। तभी उसकी फ्रेंड के आने पर एनी कहती है कि आज लेट आने के लिए मना किया था, मुझे हैंजे का कॉन्सर्ट लाइव देखना है। उसकी फ्रेंड कहती है कि एक दिन लेट देख लोगी तो क्या ही हो जाएगा, अपनी आईज तो देखो। एनी कहती है कि हैंजे ही मेरी आईज की मेडिसिन है, मेरा मल्टी मिनरल, और खुश होकर लाइव देखने लगती है, वो भी स्टोर रूम में, ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। बट तभी कॉन्सर्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई आकर हैंजे को हर्ट कर देता है। एनी ये सब अपने सामने देखकर डर जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हैंजे के हर्ट होने पर कमेंट्स आने लगते हैं कि प्लीज ऐसा प्रैंक मत करो। बट ये प्रैंक नहीं था, हैंजे को सच में कुछ हो गया है। न्यूज में बताया जाता है कि बॉयज टू द मून के पॉप ग्रुप के लीडर हैंजे की कॉन्सर्ट के टाइम पर डेथ हो गई और फ्यूनरल का टाइम और प्लेस बताया जाता है। एनी ये सब देखती रहती है और सैड होकर हैंजे की कॉन्सर्ट रिकॉर्डिंग देखती है। उसने इस कॉन्सर्ट में अपना स्कूल टाइम रिटर्न सॉन्ग गाया था, जो उसने अपने फ्रेंड के लिए बनाया था। एनी के रूम में दोनों की स्कूल फोटो दिखाता है, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। ये सब याद करके एनी हॉस्पिटल की तरफ भागती है कि शायद अगर मैं तुम्हें उस दिन रोक लेती तो आज ये सब नहीं होता। एनी हैंजे को देखकर रोती रहती है और हैंजे को कॉल करके रोड क्रॉस करने लगती है। तभी हैंजे कॉल रिसीव कर लेता है। इस चक्कर में एनी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा पहुंच जाती है अपने स्कूल टाइम में। ये है ईयर 2018। एनी को लगता है कि वो शायद मर गई है और खुद को देखकर प्रिटी बताती है। तभी किसी के आने पर एनी चेक करती है, बाहर हैंजे होता है, जो एनी को साथ चलने के लिए कहता है। एनी को लगता है कि शायद ये ग्रिम रीपर है, जो हैंजे बनकर मुझे लेने आया है, और हैंजे से कहती है कि मिस्टर ग्रिम रीपर, क्या तुम मुझे हेवन लेकर जाओगे, क्योंकि मेरा हैंजे भी वहीं होगा। हैंजे कहता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, हेवन नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो। एनी हैंजे के क्लोज आकर उसे टच करके कहती है कि तुम तो जिंदा लग रहे हो। हैंजे कहता है कि मैं कब मरा। एनी हैंजे से कहती है कि तुम तो बिल्कुल रियल लग रहे हो। हैंजे एनी को क्रेजी बताकर कहता है कि ड्रामा बंद करो। एनी कहती है कि क्या तुम सच में हैंजे हो। हैंजे कहता है कि क्यों, कोई दूसरा भी है क्या। एनी कॉन्सर्ट सीन याद करके हैंजे की बॉडी पर चोट का मार्क चेक करती है, बट वहाँ कोई मार्क नहीं होता। तभी एनी की मॉम आकर उसे क्रेजी बताती है। एनी मॉम को देखकर कहती है कि क्या ये कोई ड्रीम है। मॉम उसे डांटकर स्कूल जाने के लिए कहती हैं। एनी कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो बहुत पहले ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। दोनों उसे देखते हैं। मॉम उसकी होश ठिकाने लगाती हैं। दोनों स्कूल जाते रहते हैं। एनी को धीरे धीरे हैंजे को देखकर समझ आ रहा है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई है, अपने फर्स्ट लव हैंजे के पास। एनी कहती है कि इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हैंजे एनी को देखकर उसके पास आकर पूछता है कि रो क्यों रही हो, और अपना हैंकी देता है। एनी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। हैंजे कहता है कि आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, हमेशा की तरह नहीं, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एनी कहती है कि कल सपने में मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तो बस वही कंफर्म कर रही थी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हैंजे कहता है कि मेरे मरने पर क्या तुम सैड थी, और एनी के हाँ बोलने पर कहता है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। एनी हैंजे से अपना ध्यान रखने का प्रॉमिस लेती है। हैंजे प्रॉमिस कर लेता है। एनी हैंजे से पूछती है कि ये कौन सा ईयर है। हैंजे आंसर नहीं करता और कहता है कि स्कूल चलो, लेट हो जाएंगे। स्कूल आने पर क्लास में भी एनी हैंजे के बारे में ही सोचती रहती है कि वो कितना हैंडसम है, और खुद को होश में लाकर कहती है कि मैं यहाँ हैंजे को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, मुझे उसे डेब्यू करने से रोकना होगा। तभी उसे याद आता है कि कल के कंपटीशन के बाद सारी एजेंसीज हैंजे को पाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगी, क्योंकि मैंने ही हैंजे को आइडल बनने के लिए बोला था। अगर किसी ने हैंजे को कैमरा पर देख लिया तो समझो सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी हैंजे उसे मैसेज करके क्रेजी ड्रीम देखने से मना करके गुड नाइट बोलता है। एनी खुश होकर स्टडी में लग जाती है, जिसकी वजह से सुबह उसका फेस देखकर हैंजे कहता है कि क्या फिर कोई बुरा सपना देख लिया। एनी आज हैंजे को स्कूल जाने से मना करती है, बट मॉम के आने पर दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। एनी हैंजे को स्कूल जाने से रोकने के लिए ड्रिंक में कुछ मिला कर देती है, बट जैसे ही हैंजे पीने वाला होता है, एनी उसे गिरा देती है कि इसमें मच्छर था, और खुद से कहती है कि शायद मैं पागल हो गई हूँ जो ऐसी हरकतें कर रही हूँ। दोनों स्कूल जाते रहते हैं। एनी सोचती रहती है कि हैंजे को कंपटीशन में जाने से कैसे रोकूं।
क्या मैं इसे बजा दूं? बट वो भी उससे नहीं होता। हैंजे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? एनी कहती है कि कुछ नहीं, बस डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी सामने से किसी के आने पर एनी हैंजे को बचाने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है। हैंजे उसे अपने बैग पर उठाकर ले जाता है, जिसकी वजह से हैंजे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। एनी को भूख लगने पर हैंजे उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में एक रॉबरी सीन में हैंजे अपनी बहादुरी दिखाकर शॉपकीपर को बचा लेता है। इस न्यूज की वजह से हैंजे कंपटीशन से ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मॉम भी न्यूज देखकर कहती हैं कि हैंजे कितना हैंडसम है, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह। एनी सुनकर गुस्सा करती है और हैंजे को आकर डांटती है कि मैंने तुम्हें खतरे से दूर रहने के लिए बोला था ना, अगली बार ऐसा मत करना। हैंजे ओके बोल देता है। हैंजे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, इसलिए एनी उसे के पॉप आइडल छोड़कर स्टडी पर फोकस करने के लिए कहती है कि तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। बट फ्यूचर में सब लोग हैंजे को आइडल वर्ल्ड का प्रिंस बुलाते हैं। एनी को हैंजे से झूठ बोलना पड़ता है ताकि वो आइडल ना बने, और हैंजे को बार बार मना करके इरिटेट करती रहती है। बट घर जाते जाते हैंजे के पास बहुत सारी एजेंसीज के ऑफर आते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो। हैंजे सबका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, बट के यूनिवर्स की सीईओ ओंजू हार नहीं मानती और किसी तरह हैंजे के बैग में अपना कार्ड लगा देती है। ओजू हैंजे को हर जगह फॉलो करती है। 2 मंथ हो चुके हैं, बट ओजू अभी भी हैंजू को मनाने में लगी हुई है। ओजू हैंजे से कहती है कि तुम जल्द ही टॉप की पॉप बन जाओगे, तुम्हारा टैलेंट मुझे साफ नजर आ रहा है। हैंजे एनी को देखता है। ओजू के एक चांस मांगने पर हैंजे उसे देखता है। नेक्स्ट डे एनी को पता चलता है कि हैंजे ने एनी के लिए ओजू को मना कर दिया। ओजू एनी से उनकी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहती है और नेक्स्ट डे एनी ऑडिशन देने पहुंच जाती है। यहाँ उसकी अजीब हरकतें देखकर सब शॉक रह जाते हैं, बट एनी को गुड बताकर हंसने लगते हैं। सिंगिंग करने पर एनी हैंजे का वही एनी टाइम सॉन्ग आती है जो एक्सीडेंट से पहले उसने कॉन्सर्ट में गाया था, और रोते हुए बाहर आकर हैंजे को कॉल करती है। हैंजे वहीं होता है। एनी उसे देखकर हक कर लेती है। हैंजे पूछता है कि क्या हुआ। एनी कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम अपना ड्रीम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हैंजे कहता है कि तुम्हारा सपना भी के पॉप बनने का है, इसलिए पहले खुद पर फोकस करो। एनी याद करती है कि वो के पॉप क्यों नहीं बन पाई और दौड़कर वहाँ से जाती है और टाइम पर आकर अपनी मॉम को स्कैम में फंसने से बचा लेती है और के पॉप ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिल करा देती है। हैंजे एनी को अपने साथ लेकर जाता है। एनी पूछती है कि तुमने ऑडिशन कैसे पास किया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ओजू सिर्फ हैंजू से क्लैपिंग कराकर उसे सिलेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। दोनों मस्ती करते हुए जाते रहते हैं। कंपनी पहुंचने पर एनी को वही मैक्सिकन गर्ल मिलती है जो कोरिया घूमने आई थी, बट अपने प्रीटी फेस की वजह से वायरल हो गई थी। आयजा फ्यूचर की टॉप आइडल है। एनी के हाय बोलने पर आयजा कहती है कि ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ से चली जाओ, ये हेल है। एजी के साथ आयजा की नूडल्स पर बहस हो जाती है। एनी रूम की कंडीशन देखकर दोनों को साथ में क्लीनिंग पर लगा देती है। क्लीनिंग के बाद तीनों साथ में खाना खाती हैं। तीनों एक साथ मिलकर डेब्यू करने का फैसला करती हैं। दोनों बताती हैं कि यहाँ एक और डेविल मेंबर है जिससे सब डरते हैं। रात में एनी हैंजे से बात करके खुश होती रहती है और सोचती है कि पहले तो हमें स्कैम की वजह से बैंकरप्ट होकर शहर छोड़कर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं हैंजे से दूर हो गई थी। बट हैंजे ने हार नहीं मानी थी। उसने बॉय टू मून ग्रुप में पावरफुल डेब्यू किया था, जिसने जल्द ही टॉप आइडल में अपना नाम बना लिया और मैं उसे दूर से देखकर खुश थी। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट जॉगिंग करते हुए एनी को वहाँ पर बॉय टू द मून ग्रुप का एक मेंबर दिखता है जिसका नाम है तेयांग, बट स्टेज पर सब उसे ईसुन बुलाते हैं। वो अपनी हैंडसमनेस और एनर्जी की वजह से वायरल हुआ था। ये हैंजे का बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों फैन के मोस्ट फेवरेट। एनी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे अपने साथ ले जाती है और खाना खिलाकर फ्यूचर याद करती है। हैंजे बताता है कि ईसुन उसे भिखारी की कंडीशन में मिला था। किसी ने उसका पासपोर्ट, वॉलेट और सामान चोरी कर लिया था क्योंकि वो कनाडा से यहाँ घूमने आया था। तभी हैंजे ने उसकी हेल्प की थी। हैंजे भी जॉगिंग करते हुए वहाँ आ जाता है। एनी उसे देखकर खुश होती है। ईसुन हैंजे को कोरियन प्रिंस बताता है। एनी के ईसुन के बारे में बताने पर हैंजे कहता है कि मैं इसी को ढूंढने आया था, कंपनी से मुझे इसके बारे में पता चला, और ईसुन से कहता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। ईसुन खुश हो जाता है। हैंजे एनी को बाय बोलकर ईसुन को अपने साथ ले जाता है। एनी दोनों को देखकर खुश होती रहती है कि दो हैंडसम बॉयज एक फ्रेम में। सब लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये है कैरन, एनी की चौथी रूममेट। ट्रेनिंग के बाद सब लोग बैठकर ट्रेनीज के
रिकॉर्ड्स देखते रहता है। एनी दिखने में तो अच्छी है बट उसका डांस एक्सेप्टेबल नहीं है। कैरन पिछले 7 साल से ट्रेनी है तो यहाँ उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं, बट उसके बिहेवियर की वजह से सब उसे डेविल बताते हैं और जो दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट करने के लिए कहती है कि देखते हैं क्या होता है, बट दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। एनी अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर आती है क्योंकि कैरन ने उसे रूम में घुसने नहीं दिया। तभी हैंजी आकर पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। एनी हैंजी को देखकर रोने लगती है। हैंजी उसे अपना हैंकी देकर रोने से मना करता है। एनी कहती है कि मुझे डांस नहीं आता, मैं डेब्यू कैसे करूंगी। हैंजी हंसकर उसके पास आकर बैठ जाता है कि डोंट वरी, तुम कर लोगी। एनी उसकी वॉइस रिकॉर्ड करती है और सुनकर बहुत खुश होती है। वापस आकर दोनों के बीच आर्ग्यू हो जाती है। एनी कहती है कि मैं 3 मंथ्स में तुम्हारे जैसा डांस करके दिखाऊंगी। कैरन कहती है कि अगर तुमसे नहीं हो पाया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दोनों डील कर लेती हैं। दोनों के बीच एक बात कॉमन है, दोनों प्रैक्टिस पर अर्ली मॉर्निंग आ जाती हैं और लेट नाइट जाती हैं। नूडल्स खाते हुए दोनों के बीच की बॉन्डिंग थोड़ी सुधरने लगती है। नेक्स्ट डे एनी पर स्टेप ठीक से नहीं होता तो कैरन उसे सिखाती है। देखकर लगता है कि दोनों की बॉन्डिंग अब अच्छी हो रही है, बट एनी अभी भी कैरन से हाफ स्टार पीछे है। कैरन को सजाने के लिए बोलने पर तीनों मिलकर उसे मनाती हैं। कैरन मान जाती है। हैंजी भी एनी की रिपोर्ट देखकर खुश होता है। तभी सुनाकर अपने 5 स्टार देखता है, बट हैंजी के देखकर शॉक हो जाता है कि पूरे 10 स्टार्स। हैंजी स्माइल करके कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मेरी दूसरी लाइफ है, बट इस उनको कुछ समझ नहीं आता। रास्ते में चार को कैंडीज ग्रुप की आइडल मिलती है जो कैरन को बुरा बोलती रहती है कि हमने तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया था बट तुम फिर भी यहीं हो। एनी ये सुनकर गुस्सा करती है और कैरन के लिए उससे भिड़ जाती है। कैरन एनी को बताती है कि वो सॉन्ग मैंने गाया था जिसके लिए कैंडीज ग्रुप को कल फर्स्ट प्राइज मिला था। वो इस कंपनी के सीईओ के फ्रेंड की बेटी है, इसलिए वो जीत गई और मैं हार गई। दोनों साथ में डेब्यू करने का डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट डे कंपनी आने पर हैनी हैंजी के स्कोर स्टार्स देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि पहले तो हैंजी डांस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फिर ये 10 स्टार्स कैसे, क्योंकि फ्यूचर के इंटरव्यू में हैंजी ने खुद ये बताया था। एनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एनीथिंग सॉन्ग की आवाज आती है जो हैंजी गा रहा था। उसे सुनकर वो घबरा जाती है। तभी हैंजी के आने पर एनी उसे ये सॉन्ग गाने से मना करती है। हैंजी कहता है कि डोंट वरी, मैं भी तुमसे मिलने पास्ट में वापस आया हूँ क्योंकि मैं मरने से पहले अपने फर्स्ट लव से मिलना चाहता था। ऑडिशन के टाइम पर जब एनी ने एनी टाइम सॉन्ग गाया था तब हैंजी सुनकर शॉक हो गया था और वही सीन याद करके बाहर आ गया था। मरते वक्त वो सिर्फ एनी को याद कर रहा था जिसकी वजह से वो पास्ट में आ गया। धीरे धीरे हैंजी को एहसास होता गया कि एनी भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पास्ट में आ गई है। हैंजी एनी का ड्रीम पूरा करने आया है। अपने डैड के डेथ के बाद हैंजी अपनी मॉम के होम टाउन आ गया था जहाँ वो फर्स्ट टाइम एनी से मिला था क्योंकि दोनों नेबर्स हैं। एनी को हैंजी से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। एनी से मिलकर खुश होती है और यहाँ से शुरू होती है हमारे हैंजी की लव स्टोरी। दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। एनी का ड्रीम सिंगर बनना है। हैंजी स्टडी में जीनियस है, इसलिए वो गोल्डन बेल कंपटीशन में टॉप करता है। उसे देखकर सारी एजेंसीज उसके लिए स्कूल के आगे लाइन लगा लेती हैं। सब उसे हैंडसम बताते हैं। एनी भी हैंजू को हैंडसम बताकर आइडल बनने के लिए कहती है। एनी के लिए हैंजू उसकी बात को सोचने लगता है। हैंजी के ग्रुप ने डेब्यू करते ही टॉप प्लेस हासिल कर लिया, बट एनी के उसकी जिंदगी में ना होने की वजह से वो थोड़ा सैड भी है क्योंकि पहले बैंकरप्ट होने पर एनी को अपने मॉम के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ा था। हैंजी ने इस उम्मीद में कभी अपना फोन नंबर तक चेंज नहीं किया कि शायद कभी एनी उसे कॉल करे, बट एनी ने कभी कॉल नहीं किया तो हैंजू ने एनी के लिए एनी टाइम सॉन्ग लिखा कि शायद इसे सुनकर एनी को मेरी याद आ जाए। एनी सुनकर खुश हो जाती है कि क्या सच में वो सॉन्ग मेरे लिए था, बट वो तो लव सॉन्ग है। हैंजी कहता है कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, चाहे फ्यूचर हो या पास्ट या टाइम ट्रेवल, मैं अभी भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। एनी कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हैंजी एनी को किस करने वाला होता है, बट एनी उसे रोक कर कहती है कि हमें पहले डेब्यू करना है, इसलिए हम इसे ऑफिशियल नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हैंजी उसे टेंशन लेने से मना करता है कि मैं इस बार नहीं मरूंगा और ड्रीम पूरा होने पर डेटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। एनी खुश हो जाती है। हैंजी उसे किस करता है बट फोरहेड पर। नेक्स्ट डे एनी हैंजी को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और खुद को इडियट बताती है। तभी हैंजी का मैसेज आता है कि स्पीकर चेक करो। एनी को स्पीकर से हैंजी की डायरी मिलती है जिसमें हैंजी ने अपने ट्रेनिंग टाइम के नोट्स लिखे हैं। एनी खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे हैंजी को देखकर घबराती नहीं बल्कि प्यार से हैंड्स टच करती है। हैंजी के नोट्स को फॉलो करते हुए एनी प्रैक्टिस करती है और देखते ही देखते टॉप डांसर बन जाती है।
स्टाफ भी देखकर खुश हो जाता है। सीईओ कहती है कि मैंने कहा था ना, ये बेस्ट है। अब इनके डेब्यू करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट डे डेब्यू नोटिस देखकर दोनों ग्रुप खुश हो जाते हैं। हैंजे एनी को कांग्रेट्स बोलता है। डेब्यू डेट डिसाइड होती है। इसे सुनकर एनी सैड हो जाती है क्योंकि वो डेट हैंजे के ग्रुप की डेब्यू डेट थी। सीईओ बताती है कि तुम्हारे बाद बॉयज ग्रुप का डेब्यू होगा। थोड़ी देर बाद एनी म्यूजिक रूम में आकर वही डायरी ढूंढती है। तभी हैंजे आकर कहता है कि वो यहाँ पर है और एनी को फ्लावर्स देता है। एनी को सैड देखकर हैंजे रीजन पूछता है। एनी डेब्यू डेट बता देती है। हैंजे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, जाकर डेब्यू करो क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है। एनी कहती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करके खुश कैसे हो सकती हूँ। हैंजे कहता है कि मैं नंबर 1 आइडल हूँ, क्या तुम भूल गई, इसलिए टेंशन मत लो, मैं पक्का डेब्यू करूंगा। एनी खुश हो जाती है और अच्छे से डेब्यू करने के लिए कहती है। एक्सीडेंटल सीन दिखाया जाता है और उस ब्लैक मास्क मैन को भी, जो एनी और हैंजू दोनों को दिखता है। यून पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हैंजे उसे बुरा सपना बताकर बाहर आ जाता है और उसी मास्क मैन के बारे में सोचता रहता है। तभी एनी आकर कहती है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। हैंजे कहता है कि शायद मैं उस मास्क मैन को जानता हूँ, उसकी आंखों में एक डर था। दोनों को डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर दिखाता है कि शायद ये वही है। इसका नाम संघू है, जो इनकी ही कंपनी में एक ट्रेनी है। एनी ने उसे अपनी कंपनी में अक्सर देखा है। डेब्यू नोटिस देखकर संघू रोने लगता है। हैंजे कहता है कि पर ये ऐसा क्यों करेगा और वहाँ से चला जाता है। म्यूजिक रूम में बैठकर हैंजे संघू के बारे में ही बात करता रहता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, हमेशा हमें देखता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। वो काफी सालों से यहाँ ट्रेनी है बट अभी तक डेब्यू नहीं कर पाया और उसने गिव अप कर दिया। एनी कहती है कि शायद हमारे वापस आने का रीजन संघू ही हो। हैंजे संघू से मिलने आता है कि तुम्हें इतनी मेहनत के बाद गिव अप नहीं करना चाहिए। संघू गुस्सा करता है कि क्या तुम मुझे नीचा दिखाने यहाँ आए हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हैंजू ने संघू का सॉन्ग सुना था और वो उसे पेन ड्राइव वापस करते हुए कहता है कि तुमने वहीं छोड़ दी थी, ये बहुत अच्छा है, जाकर सीईओ को दिखाओ, और उसे दोबारा मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। इस तरह संघू का ड्रीम भी पूरा हो जाता है। इधर चारों के ग्रुप का नेम एरियन डिसाइड हो जाता है। आज है डेब्यू डे। हैंजे एनी को स्टेज पर देखकर बहुत खुश होता है। उनके परफॉर्मेंस देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उनका सॉन्ग ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चलता रहता है। सीईओ खुश होकर सबको गिफ्ट देती है। नेक्स्ट डे एनी हैंजे से मिलने आती है। दोनों लवी डबी कपल की तरह बातें करते हैं। हैंजे बताता है कि अब डेब्यू की बारी हमारी है और इस बार तुम भी मेरे साथ हो। संघू अब सॉन्ग राइटर बन गया है। आज है बॉयज टू द मून ग्रुप का डेब्यू डे। उनका सॉन्ग टॉप पर आ जाता है। हैंजे सबको थैंक यू बोलता है बट ये सब बिल्कुल फ्यूचर जैसा है। हैंजे कहता है कि प्लीज इस बार गायब मत होना और एनी को कॉल करता है। एनी कॉल उठाकर उसकी तारीफ करती रहती है बट हैंजे कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, और दौड़कर बाहर आ जाता है जहाँ एनी फ्लावर बुके के साथ हैंजे का वेट कर रही है। हैंजे आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और एनी को आई लव यू बोलकर किस कर लेता है। और इसी के साथ हमारी ये क्यूट स्टोरी एंड हो जाती है। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी बेल। ये कहानी शुरू होती है 300 साल पहले यासिन एरा में। आसमान में एक लाल रंग का तारा दिखता है और हर तरफ मुसीबतें बढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये सब लेडी कैंग की वजह से हो रहा है, जो एक मामूली कॉन्क्यूबिन से रॉयल कंसॉर्ट बन गई थी। पैलेस वाले उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। कैंग हिम्मत से कहती है कि उसने बस जीने की कोशिश की, लेकिन किंग उसे डेथ सेंटेंस दे देता है। जब वो आखिरी सांसें ले रही होती है, उसका चमन हुआंग चुपके से एक रिचुअल करता है। तभी सूरज ग्रहण लगता है और हेलस्टॉर्म शुरू हो जाता है। वक्त बदलता है और हम 21st सेंचुरी में आते हैं। कैंग की आत्मा शिन के शरीर में जागती है, जो एक एक्ट्रेस की स्टैंड इन है और एक हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रही है। वहाँ के लोग उसके बदले हुए अंदाज को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चासे ये नाम का एक अमीर चेबॉल हेयर है, जो एक वायरल वीडियो की वजह से लोगों की नफरत का शिकार है। वीडियो में वो गुस्सा करते हुए दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वीडियो डीप फेक है। उसका कजिन मुन बड़े स्मार्ट तरीके से लोगों का ध्यान भटका देता है। सेगे एक स्टार्टअप
बायो ही चला रहा है और उसका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है। उसका सेक्रेटरी मिस्टर सन उसका इकलौता दोस्त है। जब सेगे को पता चलता है कि वायरल वीडियो एक डीप फेक है तो वो उस कंपनी को खरीदने का फैसला करता है। कैंग को धीरे धीरे समझ आता है कि शमन हुआंग ने उसे दूसरे शरीर में भेज दिया है। वो चुप रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पुराना रॉयल अंदाज और लोगों के चेहरे पढ़ने की कला उसे सबसे अलग खड़ा कर देती है। जब वो पहली बार जोंगवुगंग पैलेस से बाहर निकलती है तो मॉडर्न सियोल की बिल्डिंग और लाइट्स देखकर दंग रह जाती है। तेज में चलते हुए वो सेगी की कार के सामने गिर जाती है। सेगी को लगता है कि वो पैसों के लिए ये सब कर रही है। कैंग जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है उसे वहीं खड़े खड़े डांट देती है और हाथ पैर चलाने लगती है। सेगी कंफ्यूज होकर अपना कार्ड देकर निकल जाता है कि हॉस्पिटल का बिल सेंड कर देना। मिस्टर सन उसे समझाता है कि उसके ऊपर लगा इल्जाम गलत है। कैंग एक म्यूजियम जाती है जहां वो अपनी ही पेंटिंग्स देखती है, लेकिन वहां उसका नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम है। उसे बहुत दुख होता है। तभी उसे एक फॉर्चून टेलर मिलता है जो बिल्कुल शमन हुआंग जैसा दिखता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कैंग वक्त में आगे आ गई है। सेगे अपने नए वेंचर डिनेस्टी के लिए इन्वेस्टर से मिलता है। वहाँ भी उसकी बातें हो रही होती हैं। वहीं कैंग डिसाइड करती है कि वो सेगे को ही अपने ढाल बनाएगी। डिनेस्टी का कास्टिंग कॉल चलता है जहाँ मॉडल्स योसिन रॉयल्टी के कपड़े पहने हुए हैं। कैंग गलती से वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी एंटेगोनिस्ट जी ह्यू भी होती है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर कैंग उसे अपनी तीखी बातों से चुप करा देती है। ऑडिशन में कैंग अपनी असली पहचान और एटीट्यूड के साथ खड़ी रहती है। सेगे ऑडिशन देखने आता है और वहाँ कैंग को देखकर चौंक जाता है। कैंग उससे डील करने की कोशिश करती है पर वो इग्नोर करके निकल जाता है। कैंग उसका पीछा करती है। तभी अचानक सूरज ग्रहण लगता है और कैंग को खतरे का एहसास होता है। वो सेगे को पुल करके बचाती है और तभी एक प्रोटेस्टर का डमी ऊपर से सेगे की कार पर गिरता है। सेगे अपनी जान की परवाह किए बिना कैंग को डेब्रिस से बचाता है। नेक्स्ट सीन में कैंग को एक बुरा सपना दिखता है जहां वो पुराने जमाने के किंग को देखती है। प्रेजेंट में कैंग सेगे को बताती है कि उसके पास 6 सेंस है और वो कई बार जान बचा चुकी है। वो सेगे को अपना बॉडीगार्ड बनाने का ऑफर देती है, लेकिन सेगे उसे वहाँ से निकाल देता है। मिस्टर सन जो कैंग को घर छोड़ने जाता है बताता है कि सेगे दिल में उसकी फिक्र कर रहा था। सेगे के घर पर फैमिली डिनर चल रहा है। वहाँ उसका कजिन मुन सबका फेवरेट बना हुआ है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर दलसू को किडनी डोनेट की थी। सेगे वहाँ देर से पहुँचता है और अपनी फैमिली के तानों को इग्नोर कर देता है। उसे पता चलता है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग असल में किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे। कैंग अपने घर पहुँचती है जहाँ सियोरी की दादी नामसुन उसका इंतजार कर रही है। दादी के प्यार और उनकी गरीबी देखकर कैंग का दिल पिघल जाता है। वो अपने छोटे से घर में रहने लगती है और अपने नेबर्स के साथ हुई पुरानी बदतमीजियों का मुंह तोड़ जवाब देती है। कैंग को सियोरी की डायरी से पता चलता है कि वो कितनी भली और शरीफ थी। कैंग डिसाइड करती है कि अब वो अपनी और सियोरी दोनों की जिंदगी अपने रूल्स पर जिएगी। वो सोशल मीडिया से हिस्ट्री पढ़ती है और अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर देती है। इधर मुन की चालें चल रही हैं। वो सेगी और उसके दोस्त के क्लिनिक में एक हिडन डिवाइस छोड़ देता है जिससे वो सेगी की बातें सुन सके। मुन को लगता है कि शायद सियोरी ही सेगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। सेगे अपने सेक्रेटरी को कैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, पर उन्हें शिनसियोरी के पास्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और कैंग इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। सेगे डिसाइड करता है कि वो कैंग को हायर करेगा, पर कैंग अब मिल नहीं रही। कैंग तब तक लाइव शॉपिंग मॉडलिंग गिग्स करने लगती है और हर प्रोडक्ट तुरंत बेच देती है। पर एक बार जब उसे एक हर्बल टॉनिक को एक प्याले में पीने के लिए कहा जाता है तो उसे अपने पुराने हादसे की यादें सताने लगती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। जब डायरेक्टर उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है तब सेगे वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। सेगे जब उसे ऑफर देने की कोशिश करता है तभी वहाँ मुन आ जाता है। कैंग का डर वापस आ जाता है क्योंकि मुन का चेहरा बिल्कुल उस किंग जैसा है जिसने उसे डेथ सेंटेंस दिया था। वो डर कर सेगी को गले लगा लेती है और उससे अपना शील्ड बनने की रिक्वेस्ट करती है। थोड़ी देर बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे 300 साल पहले सेगे जैसा दिखने वाला एक शख्स मास्क पहनकर कैंग को उस बॉक्स से बचाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योसिन एरा में कैंग और पास सेगी की मुलाकात होती है। कैंग वहाँ असैसिन से बचने में उनकी मदद करता है और तभी उन दोनों में एक गहरा बॉन्ड बनता है। प्रेजेंट में कैंग अब भी मुन से डर रही है क्योंकि उसका चेहरा वही पुराने किंग जैसा है, इसलिए वो सेगी के पीछे छिप जाती है। टीवी क्रू से बचने के लिए सेगे उसे अपने साथ कार में ले जाता है और कैंग की डिमांड्स धीमे गाड़ी चलाना सुनकर थोड़ा परेशान होता है, पर दिल से उसकी फिक्र भी करता है। इधर कैंग को सेगे का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है।
सेगे को जल्दी ही पता चलता है कि उसका इन्वेस्टर केसरमैन कैपिटल असल में मुन की एक कंपनी है। मुन जो बचपन से ही सेगे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेगे डिसाइड करता है कि वो मुन के पैसों का इस्तेमाल अपने ही प्रोजेक्ट डिनेस्टी के लिए करेगा। इधर कैंग को सेगे का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वो जी भर कर शॉपिंग करती है। सेगे जब कार लेने उसके घर पहुंचता है तो वो दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं। कैंग को एहसास होता है कि सेगे दिल का बुरा नहीं है। सेगे को भी अजीब लगने लगता है। वो हर जगह कैंग को देखने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दोस्त डॉक्टर जोंग कहता है कि वो प्यार में है, पर सेगे इसे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब मॉल में कैंग जी ह्यो की एक्टिंग को चैलेंज करती है और अपनी असली रॉयल स्टाइल दिखाती है, जिससे लोग उसके फैन हो जाते हैं। कैंग को एहसास होता है कि एक्टिंग के जरिए वो लोगों के दिल तक पहुंच सकती है और वो सियोरी का सपना पूरा करने का फैसला करती है। डिनेस्टी के स्पोक्स पर्सन के लिए बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ सेगे चुपके से चाहता है कि कैंग ही चुनी जाए और एंड में वैसा ही होता है, पर मुसीबत खत्म नहीं होती। सीईओ होंग और जी ह्यो कैंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देना चाहते। जब कैंग बायोई पहुंचती है तो जी ह्यो के साथ उसकी झड़प हो जाती है। सेगे वहां पहुंचता है और कैंग के चेहरे पर चोट देखकर गुस्से में आ जाता है। वही पुराने अंदाज में वो अनाउंस करता है कि अब से कैंग उसकी एंटरटेनमेंट एजेंसी रिप्रेजेंट करेगी। वो कैंग का हाथ थामकर डील फाइनलाइज करता है और कैंग को पहली बार बटरफ्लाइज महसूस होती हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि पुराने जमाने में किंग ने कैंग को प्रिंस चंगयॉन जो पास्ट का सेगे है उसे फंसाने के लिए भेजा था। बिल्कुल वैसे ही मुन भी अब कैंग का इस्तेमाल सेगे को बर्बाद करने के लिए करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में सेगे डोरा एंटरटेनमेंट को खरीद लेता है ताकि कैंग को बचा सके। कैंग को लगता है कि सेगे सिर्फ उसका फैन है जो उसकी फिक्र कर रहा है, जबकि सेगे अपने जज्बातों से खुद ही उलझा हुआ है। कैंग एक भटकी हुई डॉगी को अपने साथ रखती है और बाद में वो उसे सेगे को गिफ्ट कर देती है, जिसे डॉग से एलर्जी है और भी मुश्किल में पड़ जाता है। दोनों के बीच नोक-झोंक चलती रहती है। कैंग उसे एक लेटर लिखती है जिसे सेगे गलत पढ़ लेता है और उसे लगता है कि कैंग उसके प्यार में है। ये बात उसे और भी परेशान कर देती है। इस दौरान मुन अपनी साजिश जारी रखता है। वो सेगे को इतना भड़का देता है कि सेगे उस पर हाथ उठा देता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर दलसू सेगे से नाराज हो जाते हैं। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि मुन उस रिजॉर्ट एरिया को खरीदना चाहता है जहाँ दादी नमसुन के रिसोर्ट है। कुछ लोग दादी को वार्न करने आते हैं तो कैंग उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाती है। इसी दौरान सेगे को पता चलता है कि दादी और कैंग का रिश्ता क्या है। सेगे उसे बचा लेता है, लेकिन जब दलसू के सामने सेगे कैंग को सिर्फ तरस की वजह से मदद करने की बात कहता है तो कैंग का दिल टूट जाता है। दादी को भी अब शक होने लगता है कि ये लड़की असल में सियोरी है ही नहीं। मुन कैंग को एक डील ऑफर करता है सेगे को फंसाने और उसके प्यार में गिराने की। कैंग को समझ आ जाता है कि मुन बिल्कुल वैसे ही जालिम है जैसे पुराने जमाने का किंग था, जिसने उसके साथ पुराने जन्म में बहुत बुरा किया था। नेक्स्ट सीन में कैंग बहुत हर्ट और अकेले महसूस करती है। वो सेगे के सामने अपनी भड़ास निकालती है कि उसे उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। सेगे जो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूजन में है, आखिरकार मान लेता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्यार है या नफरत। जब कैंग उसके दिल की धड़कन चेक करने के लिए उसके चेस्ट पर हाथ रखती है तो सेगे इसे काफी नहीं कहकर उसे गले लगा लेता है। दोनों के बीच का रिश्ता अब एक नए और जज्बाती मोड़ पर आ गया है। नेक्स्ट सीन में वही बैड लगता रहा अभी भी आसमान में है। मुन कैंग पर नजर रखे हुए है और सेगे को उसके घर जाते देखकर मुस्कुराता है। सेगे खुद उलझा हुआ है कि वो कैंग से दूर क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि तलसू खुश है कि सेगे का कोई सीरियस रिश्ता नहीं है। जब सेगे आखिरकार कैंग से अपने दिल की बात कहता है तो कैंग मुन की साजिशों से डरकर और अपने दिल को बचाने के लिए उसे रिजेक्ट कर देती है। सेगे जिसे कभी किसी ने मना नहीं किया था, इससे पूरी तरह हैरान रह जाता है। अगली सुबह सेगे का गुस्सा हर किसी पर निकलता है। मुन एक करप्ट लॉयर को रिश्वत देकर पता लगा लेता है कि दलसू अपनी सारी शेयर्स सेगे के नाम करने वाला है। इधर कैंग अपने और सेगे के रिश्ते को खतरे से बचाने के लिए खुद को दूर रखने का फैसला करती है और दादी के साथ रिश्ते सुधार लेती है। सेगे मिस्टर सन की सलाह पर कैंग को लव बॉम्ब करने का फैसला करता है और उसके शूट पर एक कॉफी ट्रक भेजता है। जब वो कैंग को फ्लावर्स देता है तो कैंग फिर से उसे मना कर देती है, जिससे सेगे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दलसू एक नई ब्लाइंड डेट फिक्स करता है, लेकिन सेगे का ध्यान कहीं और है। अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त से बात करते हुए वो बिना बताए अपनी लव लाइफ की परेशानियां शेयर करता है। इस दौरान मुन की भेजी हुई एक नर्स सेगे को पॉइजन मिली दवाइयां दे देती है।
जेजू कमर्शियल शूट के लिए जब दोनों प्लेन में होते हैं तब सेगे को वो दवाइयाँ असर दिखाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। कैंग अपनी पुरानी एक्यूपंक्चर की नॉलेज का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश करती है। जब प्लेन का स्टाफ डिफाइब्रिलेटर का यूज करने वाले होते हैं तब कैंग उसका हाथ पकड़ती है और दोनों को एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। इससे कैंग को अपनी फीलिंग्स और खतरे का एहसास होता है। सेगे होश में आता है और कैंग को अपने पास देखकर दंग रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुराने जमाने की एक प्यारी याद दिखाई जाती है जहाँ प्रिंस जियोंग जो पास का सेगी है उस डॉगी की कबर पर फूल रखने के बाद कैंग को एक गुलाब देता है और उसका हमसफर बनने का इरादा जताता है। प्रेजेंट और पास्ट के ये लम्हे एक दूसरे के आईने की तरह है जो बताता है कि उनका रिश्ता 300 साल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में सेगी की एक नई ब्लाइंड डेट तेही सामने आती है जो बिल्कुल उसके जैसी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और एफिशिएंट। प्लेन में हादसे के बाद सेगे हॉस्पिटल में भर्ती होता है और कैंग उसकी देखभाल करती है। उन दोनों के बीच की नोकझोंक और नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसे देखकर मिस्टर सन परेशान है क्योंकि उसके हिसाब से कैंग सिर्फ मुसीबतें ला रही है और पॉइजन की वजह मुन है जो स्टॉक्स को बचाने के लिए सब कुछ छिपा रहा है। जेजू रिसोर्ट में कैंग पहली बार समुद्र देखती है और खुश होती है जिससे सेगे उसकी और भी ज्यादा परवाह करने लगता है। वहाँ जीहियो भी मौजूद है जो गुआंग को कैंग का बॉयफ्रेंड समझ लेती है। कमर्शियल शूट के दौरान जब कैंग के कपड़ों को लेकर सेगे गुस्सा करता है तब उनको लगता है कि अब अपना खेल खेलने का सही वक्त आ गया है। कहानी में टेंशन तब बढ़ती है जब कैंग एक भूले भटके बुजुर्ग की मदद करने के लिए जंगल में चली जाती है और रास्ता भटक जाती है। अंधेरे में फंसकर उसे वही पुरानी PTSD बॉक्स वाली याद सताने लगती है। सेगे उसे ढूंढ निकालता है और गले लगाता है लेकिन डर और टेंशन की वजह से वो कैंग पर चिल्ला पड़ता है। कैंग दिलचस्प और हर्ट महसूस करती है और दूरियां बना लेती है। बाद में कैंग ड्रिंक के नशे में अपनी परेशानियां भुलाने की कोशिश करती है और सेगे को माउंटेन्स पर ले जाने को कहती है, पर सेगे उसे समुद्र के किनारे ले जाता है। वहाँ सेगे अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो कैंग के लिए इतना महसूस करने की वजह से परेशान है। वो उसे वार्निंग देता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में पुराने जमाने का फ्लैशबैक दिखा है जहाँ किंग ने लिकर बैन लगाया हुआ है और प्रिंस जियोंग कैंग को छिप छिप कर पीते हुए देखकर उसके साथ मजाक मस्ती करता है। प्रिंस जियोंग कैंग को एक डैगर गिफ्ट करता है और बताता है कि उसने अपने बारे में बुरी अफवाहें खुद फैलाई थी ताकि वो खुद को बचा सके। प्रेजेंट में कैंग जब सेगी के चेहरे को देखती है तो वो मानती है कि वो काफी हैंडसम है। वो दोबारा किस करने की कोशिश करता है पर कैंग नींद का नाटक करती है। अगली सुबह वो दोनों एक आइलैंड पर जागते हैं। सेगी को कुछ याद नहीं पर वो बताता है कि उसने पीने का सिर्फ नाटक किया था। कुछ मछुआरे उन्हें बचाकर ले आते हैं। मिस्टर सन CCTV फुटेज देखकर सेगी की ड्रंक ड्राइविंग को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि सेगी सोबर था। इधर मुन की साजिशें जारी है। वो तेही और सेगी की शादी के खिलाफ है। चेल ग्रुप की आंट यूमी और जूरन भी अपने अपने तरीके से तेही को कंट्रोल या उसे निकालने की कोशिश कर रही हैं। सेगी आखिरकार सेउल पहुंचकर तेही से अपनी अरेंज मैरिज की बात खत्म कर देता है। कैंग को पता चलता है कि जूरन उसे पैसे देकर सेगी से शादी करने को कह रही है जिससे वो बहुत हर्ट होती है। फिर तेही खुद कैंग के पास आकर कहती है कि वो सेगी की वाइफ बनेगी और कैंग सिर्फ एक मिस्ट्रेस बनकर रह जाएगी। ये बातें कैंग को पुराने जमाने की उस दुख भरी याद की याद दिलाती हैं जब प्रिंस जियोंग ने उसे छोड़ने का फैसला किया था। पीरियड ड्रामा के अगले एपिसोड में कैंग इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि उसे विलन का मेन रोल मिल जाता है जिससे जीहियो जल जाती है। सेगे जब कैंग से मिलने उसके पुराने घर जाता है तो कैंग उसे दूर पुश करती है ये सोचकर कि किसी को जिंदगी में ना आने देने से वो कभी हर्ट नहीं होगी। मुन CCTV फुटेज का यूज करके सेगी के खिलाफ DUI का स्कैंडल लीक कर देता है जिससे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। सेगे नहीं चाहता कि कैंग गवाह बनकर प्रेस में आए क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है। इस दौरान दादी की तबीयत बिगड़ जाती है और पता चलता है कि उन्हें अल्जाइमर हो सकता है। दादी चाहती है कि कैंग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अकेली ना रहे। जब कैंग को सेगी की स्कैंडल के बारे में पता चलता है तो पहले वो दूर रहने की कोशिश करती है पर जब वो देखती है कि सेगे ने उसके बर्थडे के लिए उसका घर कितना सुंदर सजाया है और एक हार्टफेल्ट नोट छोड़ा है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो डर को छोड़कर सेगे की मदद करने का फैसला करती है। कैंग भागकर सेगे के पास आती है और जब पेपरोजी उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं तब वो दुनिया के सामने सेगे का हाथ थाम लेती है ये दिखाने के लिए कि वो अब उसके साथ खड़ी है। नेक्स्ट सीन में कैंग को प्रिंस जियोंग की बनाई हुई प्लम ब्लॉसम पेंटिंग मिलती है और बारिश में उनका एक खास लम्हा गुजरता है। प्रेजेंट में कैंग एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और सेगी के DUI स्कैंडल को पूरी तरह साफ कर देती है। वो कैंसल कल्चर को समझते हुए सेगी की तरफ से एक चैरिटी डोनेशन का अनाउंसमेंट भी कर देती है। इसके बाद दोनों की डिनर डेट होती है
जहाँ वो डिस्कस करते हैं कि कैंग ने अपने सिचुएशनशिप का खुलासा क्यों नहीं किया। वो किसी की प्रॉपर्टी या वुमेन के रूप में लेबल नहीं होना चाहती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे पुराने जमाने में किंग के चमचों ने कैंग को मजबूर किया था कि वो चियोंग के साथ अफेयर का झूठा इल्जाम लगाए, पर कैंग ने मना कर दिया और जेल चली गई। इधर दलसू की मर्जी से तेही ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि उसकी और सेगे की एंगेजमेंट हो गई है, जिससे स्टॉक तो बढ़ गए, पर सेगे अंदर से बहुत परेशान है। कैंग और सेगे जब रात को रिवर साइड पर नूडल्स खाने जाते हैं तो एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कैंग को लगता है कि नूडल्स और चिल का मतलब फिजिकल इंटीमेसी है, पर सेगे बस अपने एंगेजमेंट की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जब कैंग को सच पता चलता है तो वो ऊपर से शांत रहती है, पर अंदर से गुस्से में अपने प्लान्स पर भड़ास निकालती है। मुन जो अपनी पोजीशन बचाने में लगा है, तेही के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है और तेही झूठी अफवाहें फैला देती है कि कैंग ने सेगे को सेड्यूस करने की कोशिश की। कैंग अपने शमन दोस्त की मदद करते हुए एक कल्चर लीडर चॉय को पुलिस के हवाले करती है, जिससे उसकी अपनी रेपुटेशन भी सुधर जाती है। मुन अब कैंग को वार्न करता है और कहता है कि उसके पास सेगे और तेही की एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि कैसे कैंग ने चियोंग की जान बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। डिनेस्टी के इवेंट में जब तेही कैंग को डराने की कोशिश करती है तो कैंग उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सेगे वहाँ पहुँचता है और कैंग को ऐसे देखता है जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। वो उसके पास जाता है और उसे कैंग दनसिम कहकर रिप्रेजेंट करता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब उसे अपने पुराने जन्म और कैंग की असलियत का पता चल गया है। नेक्स्ट सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चियोंग कैंग को हमेशा के लिए दूर चले जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। प्रेजेंट में कैंग सेगे से झूठ बोलती है कि उसका सपना सिर्फ एक सपना है। डिनेस्टी के इवेंट पर जब सेगे सबके सामने कैंग को इंट्रोड्यूस करता है तो कैंग थोड़ा अजीब बिहेव करती है। मुन जो सेगे की सक्सेस से परेशान है, नर्स का पता लगाने की कोशिश करता है, पर वो नर्स होश में आकर गायब हो जाती है। कैंग और उसका शमन दोस्त सोचते हैं कि क्या सेगे सच में चियोंग का पुनर्जन्म है। वहीं कैंग का ड्रामा द वुमेन्स किंगडम 2 अप्रूव हो जाता है, जिसमें सेगे स्क्रिप्ट बदलकर इंटीमेसी की जगह एक फेमिनिस्ट रिचुअल ऐड करवाता है। जी ह्यो इसे देखकर चालीस होती है। मुन अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए अपने प्लान्स पॉज करता है, पर जब उसे पता चलता है कि दलसू सेगे को कंपनी में वापस लाने की सोच रहे हैं तो उसका गुस्सा फिर से भड़क जाता है। सेट पर सेगे उस एक्टर को भगा देता है जो कैंग के साथ सीन में था। कैंग सेगे के टूथ सर्जरी के बाद उसकी बहुत केयर करती है। उन दोनों ने अपने पुराने जन्म के कुछ और हिस्से सपनों में देखे। चियोंग का लिखा हुआ एक रोमांटिक पोयम और कैंग का बनाया हुआ एक वुडन चार्म। कैंग को अब एहसास हो रहा है कि उसका और चियोंग का प्यार कितना गहरा था। मुन की साजिशें तब खत्म होती हैं जब सेगे को क्लिनिक में वो हिडन माइक मिल जाता है और नर्स मुन का नाम ले लेती है। जब सेगे मुन का सामना करता है तो मुन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और सेगे को वार्न करता है कि वो दलसू को कैंग की हकीकत बता देगा। मुन ये भी खुलासा करता है कि कैसे दलसू ने पहले भी सेगे की माँ के साथ कुछ बुरा किया था। सेगे डर जाता है कि मुन कैंग को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसे दूर ढालने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में वो दोनों हर्ट होते हैं। आखिरकार अपने फीलिंग्स पर काबू ना पाकर सेगे मान लेता है कि उसके लिए कैंग के बिना रहना नामुमकिन है। अगला सीन एक इमोशनल किस के साथ शुरू होता है। कैंग और सेगे आखिरकार ऑफिशियली एक दूसरे के हो जाते हैं। कैंग अपने पुराने जन्म और टाइम ट्रैवल का सच सेगे को बता देती है। दोनों खुशी से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, पर कैंग के पुराने कंजर्वेटिव नजरिए की वजह से थोड़ी ऑकवर्डनेस रहती है। इधर सेगे के ग्रैंडफादर दलसू मुन को कंपनी से निकालने का प्लान बनाते हैं और सेगे को आइडल सक्सेसर बनाने के लिए दबाव डालते हैं। मुन की साजिशें कम नहीं हो रही। वो अपने बेटे सियोजुन के लिए परेशान है, पर फिर भी सेगे को बर्बाद करने के लिए सारे दाव खेल रहा है। कैंग और सेगे अपने रिश्ते को मजे से जी रहे हैं, डेट्स पर जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। कैंग को एहसास होता है कि सेगे अंदर से कितना अकेला है और वो उसके साथ हमेशा रहने का वादा करती है। सेगे बोर्ड मीटिंग में मुन के चमचों को सीधा कर देता है और मुन को खुलेआम चुनौती देता है। ड्रामे के सेट पर कैंग के साथ फिर बुरा सलूक होता है, पर वो हार नहीं मानती। कहानी में एक बुरा मोड़ तब आता है जब मुन दादी के रेस्टोरेंट को धोखे से खरीद लेता है। जब सेगे और कैंग वहाँ पहुँचते हैं तो सेगे मुन पर हाथ उठा देता है और सेल डीड को इलीगल बताकर रद्द कर देता है। एंड में टेंशन बहुत बढ़ जाती है। सेगे और कैंग के बीच अपनी लड़ाइयाँ लड़ने को लेकर अनबन हो जाती है, क्योंकि सेगे उसे बचाना चाहता है जबकि कैंग आजाद रहना चाहती है। मुन दलसू को कैंग और सेगे के रिश्ते के बारे में बता देता है। अगले ही पल जब कैंग खाना खा रही होती है और सेगे का कॉल आता है, तभी एक व्हाइट ट्रक सीधे रेस्टोरेंट में टकरा जाता है। कैंग और दलसू दोनों इस हादसे में घायल हो जाते हैं, जिससे कहानी एक बहुत ही खतरनाक और इमोशनल मोड पर आकर रुक जाती है। कार क्रैश के बाद जहाँ सेगे शॉक में है, कैंग योसन एरा में वापस पहुँच गई है, पर वो वहाँ बेहोश है
और उसकी बॉडी अभी पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही। सियोल में सेगे के ग्रैंडफादर दलसू और कैंग दोनों ही कोमा में हैं। तेही सेगे को संभालने की कोशिश करती है, पर सेगे का ध्यान सिर्फ कैंग पर है। मुन अपने सारे दाव खेल रहा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे दलसू ने मुन की ब्लैकमेलिंग को ठुकरा दिया था। अब मुन ने खबरी का ड्रामा करके डिनेस्टी के प्रोडक्ट पर इल्जाम लगाए हैं और कैसरमैन के जरिए बायोई पर कब्जा कर लिया है। वो खुद को चिल ग्रुप का चेयरमैन बनाता है और सन और सेगे के स्टाफ को निकाल देता है। जीहियो का एक नया पहलू सामने आता है। वो और सियोरी बचपन से राइवल्स थे, पर अब जब कैंग बेहोश है तो जीहियो अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करके ड्रामा की शूटिंग पोस्टपोन करवा देती है ताकि कैंग को निकलना ना पड़े। योसिन टाइमलाइन में शमन कैंग के कलाई पर एक कट लगाता है, जिसका मतलब है कि जैसे ही वो तारा अपनी जगह लेगा, कैंग हमेशा के लिए अपनी पुरानी बॉडी में वापस चली जाएगी। जब कैंग होश में आती है तो सेगे खुशी से पागल हो जाता है। कैंग की बॉडी पर वही कट का निशान दिखता है। इसके बाद सेगे कैंग के घर रुकने की जिद करता है क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की टेंशन है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं, पर कैंग को शमन की कही बात याद आती है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। चेल ग्रुप की 5th एनिवर्सरी पर मुन तेही को पार्टनर बनाता है, पर तेही भी मुनाफिक है। वो मुन को धोखा देकर सेगी की टीम को रिजॉर्ट डेवलपमेंट का हेड बना देती है। मुन की साजिशें और बढ़ जाती हैं जब वो नर्स के मर्डर का इल्जाम सेगी पर लगाने की कोशिश करता है। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब ह्यून, जो सियोरी की पुरानी दोस्त बनती है, कैंग को जहर मिला हुआ पानी पिलाती है। कैंग बेहोश होकर एक वार्डरोब स्टोरेज में बंद हो जाती है। वहाँ उसे सियोरी के बचपन की यादें आती हैं, कैसे उसकी माँ ने उसे नींद की गोलियां दी थी और उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। सीईओ होंग को ये सब पहले से पता था और उसने इसे छिपा कर रखा था। जब सेगे कैंग को ढूंढ कर निकालता है तो कैंग बहुत डरी हुई है। कैंग ने तेही से भी कह दिया है कि वो सेगे का ख्याल रखे क्योंकि उसे पता है कि उसका वक्त आ गया है। कैंग रोती है और सेगे उसे दिलासा देता है। सेगे कैंग को अपने घर ले आता है ताकि उसकी हेल्थ का ध्यान रख सके। कैंग को लगता है कि वो सियोरी की यादें इसलिए याद कर रही है क्योंकि उसकी बॉडी असली सियोरी के पास वापस आने के लिए तैयार है। 100th डे एनिवर्सरी के मौके पर सेगे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, पर कैंग अपनी जिंदगी के आखिरी 2 हफ्ते डर में रहती है। दलसू को होश तो आ जाता है, पर वो पिछले 2 हफ्ते की यादें खो चुका है। मुन दलसू की इस हालत का फायदा उठाकर फैमिली विजिट पर पाबंदी लगा देता है। यून, जो कैंग से नफरत करती है, के घर पर डायग्राफ्टिक करती है, जिसके बाद कैंग वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। तेही अपनी माँ की तरह ही सेगे को पाने के लिए झूठ पर झूठ और मैनिपुलेशन का सहारा लेने का फैसला करती है। कैंग जब सेगे के साथ डेट पर जाती है तो वो उसे सच बता देती है कि वो 2 हफ्ते में योसेन वापस चली जाएगी। सेगे इसे सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। सीईओ होंग कैंग को उसकी फैमिली की फोटो दिखाती है, जिससे कैंग को एक्सीडेंट की यादें आने लगती हैं। एक बड़े ट्विस्ट में कैंग को एहसास होता है कि वो सियोरी की यादें सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि वो खुद असली सियोरी है। वही फॉर्चून टेलर ग्यूम को अजीब विजन दिखने लगते हैं, जिसमें कैंग का योसेन, डबल गैंगर और एक बच्चों वाला वांटेड पोस्टर शामिल है। जब कैंग को सियोरी की बचपन की और यादें आती हैं तो वो और भी इमोशनल हो जाती है। मुन रेस्टोरेंट डिमोलिश करने के लिए अपने आदमी भेज देता है। सेगे वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, जबकि कैंग वहाँ अकेले खड़ी है। नेक्स्ट सीन में सेगे, सन और पुलिस वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ मुन के लोग ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैंग वहाँ बेहोश हो जाती है और बेहोशी में उसे एक पुरानी याद आती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब वो कार पानी में डूब रही थी, तब असली कैंग भी वहीं पानी में डूब कर रही थी। असल में कैंग डेंसिम 21st सेंचुरी में आ गई और सियोरी जियोसियोन एरा में। जब गांव वालों ने सियोरी को जियोसियोन में बचाया तो वो उसे कैंग डेंसिम बुला रहे थे। प्रेजेंट में कैंग सेगे को बताती है कि अब वो पास्ट की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी जिएगी। दोनों ग्रैंडमा से मिलने चाहते हैं, जो अब उन्हें पहचान तो नहीं पा रही, पर सेगे के साथ मजाक करती हैं। कैंग के ड्रामा की शूटिंग खत्म हो जाती है और जीहियो अपनी पुरानी राइवलरी भूलकर कैंग की मदद करती है। मुन के खिलाफ सेगे और डिटेक्टिव ली मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो नर्स का मर्डर और करप्शन के सारे सबूत लीक कर देते हैं, जिससे मुन का रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो जाता है। मुन अब पूरी तरीके से अकेले पड़ गया है। कैंग दलसू के पास जाकर उसे साफ कह देती है कि वो सेगे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, जिससे दलसू भी पिघल जाते हैं। सेगे और कैंग रूफटॉप पर डेट पर जाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं, पर खुशी थोड़ी देर की ही थी। ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो आईसीयू में चली जाती हैं। एक आखिरी लम्हे में ग्रैंडमा और कैंग अपनी बस राइड की इमेजिनेशन ट्रेवल पर निकलते हैं, जहां ग्रैंडमा चैन से अपनी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। मुन को पता चलता है कि दलसू ने उसके बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली है और उसका बेटा सियोजुन भी खतरे में है। मुन अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है। कहानी का एंड बहुत टेंशन वाला होता है। रेडियो बताता है कि वो इल-फेटेड कॉमेट आज रात चला जाएगा। जब सेगे कैंग के लिए खाना लेने जाता है तो उसे कोई हर्ट कर देता है। कैंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ शमन हुआंग उसे वार्निंग देती है कि कैंग, तुम्हारे लवर हमेशा मरने के लिए ही बने हैं
अगर सेगे को बचाना है तो तुम्हें योसेन वापस जाना होगा। पर शमन ये भी बताती है कि वापस जाने पर कैंग कभी 21st सेंचुरी में नहीं लौट पाएगी। नेक्स्ट सीन सेगे की सर्जरी के साथ शुरू होता है। योसेन एरा में किंग ने चियोंग को जहर मिली सूप पिलाई थी ताकि कैंग की जान बची रहे, और बाद में अपने गार्ड से उसे भी खत्म करा दिया ताकि दुनिया उसे एक कमजोर प्रिंस समझे। जब कैंग वापस योसेन जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि सब कुछ बदल चुका है। क्वीन मदर जिंदा है और कैंग को चियोंग के पास सूप देने भेजा जाता है। वहाँ पहुँचकर कैंग को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बेट है। वो जहर मिली सूप फेंक देती है और चियोंग के साथ वहाँ से भागती है। जब गार्ड उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो कैंग चियोंग को बचाते हुए एक तीर अपने ऊपर ले लेती है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। ये सैक्रिफाइस कर्स्ड फेट को तोड़ देता है। प्रेजेंट में सेगे को लगता है कि मुन ने कैंग को गायब कर दिया है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है और आखिरकार हॉस्पिटल में उसकी बेहोश बॉडी तक पहुंच जाता है। ते ही सेगे को म्यूजियम ले जाती है जहां वो कैंग की पेंटिंग देखता है और उसे वही यादें वापस मिलती हैं जहां कैंग ने उसके लिए तीर खाया था। कैंग को लिम्बो में रहने की इजाजत देते हैं, पर दर्द की वजह से वो अपनी यादें खो देती है। सेगे की तड़प और पुकार सुनकर कैंग की यादें लौट आती हैं और वो लिम्बो छोड़कर वापस आ जाती है। दोनों का एक इमोशनल रीयूनियन होता है। असल में जब सियोरी ने तीर खाया तो उसकी आत्मा लिम्बो में चली गई और कैंग की आत्मा अपने योसेन वाली असली बॉडी में वापस चली गई। हमें दिखाया जाता है कि कैंग और चियोंग अब साथ में हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मुन की हार का वक्त आ चुका है। सेगे एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटा देता है। साथ ही सेगे और कैंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुन के काले करतूत का सबूत और ड्राइवर के कन्फेशन के जरिए सामने लाते हैं। मुन को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में मुन को अपनी गलती का एहसास दिलाया जाता है कि उसने अपने बेटे के साथ रहने का मौका खो दिया। दलसू सियोजन को संभालता है। ते ही अपनी खुशी ढूंढने निकल पड़ती है। आखिर में सेगे और कैंग एक दूसरे के साथ बीच पर अपना फ्यूचर प्लान करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। कैंग आजादी से जीने का फैसला करती है और सेगे उसका साथ देने का वादा करता है। इसी सीन के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक।